जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज की अध्याय हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादी के स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता और तानाशाही का दमन और लोकतंत्र की बात करता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 की, जिसे मौलिक अधिकार बोला जाता है। मौलिक अधिकार जो बोलता है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को गौरवपूर्ण जीवन जीने का कानूनी अधिकार देता है। हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से पूर्व हमने बिफोर क्लासरूम में क्या देखा, हमने देखने को मिला, हमने देखा आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 से लेकर हमने 11 तक देखा। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11, हमने 11 तक देखा। अब हम फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे 12 से लेके हम 35 तक देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स जानना सबको जरूरी है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के प्रति लड़ने की क्षमता, राज्य सरकार से आंख मिला के लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और तानाशाह से बचने के लिए आजादी देता है। फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा कानून पावर है जो प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, और ये अधिकार प्रत्येक ब्यूरोक्रेसी से और सरकारों से लड़ने की क्षमता देता है। आइए हम समझते हैं इसे। बिफोर क्लासों में हमने देखा आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक देखा, 1 से लेकर 11 देखा। हमने आर्टिकल 1 को देखा, बोलता है क्या हिंदुस्तान जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा। किस तरह संघ होगा? यूनियन होगा। अनुच्छेद हमारा 2, आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि हम भारत नए राज्यों को अपने में सम्मिलित कर सकता है। अब आर्टिकल 3 बोलता है क्या कि संसद को इतनी शक्ति प्राप्त है कि किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य का निर्माण कर सकता है, ये बोलता है। हमने 4 देखा कि अनुच्छेद 2 या 3 की कार्य चल रही हो तो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं रखा जाएगा। 368 क्या बोलता है कि हम संविधान संशोधन की बात करता है। ये चीजें आगे आने वाली क्लास में 368 के बारे में विस्तार रूप से जानने की कोशिश करेंगे। और 5 क्या बोलता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे हासिल करेगी, प्राप्त होगी। अक्षय बोलता है कि जो पाकिस्तान से प्रव्रजन व्यक्ति हैं, भारत में है, उनकी नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। और जो भारत से 7, अनुच्छेद 7 बोलता है क्या, जो 7 बोलता है कि जो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से पूर्ण प्रव्रजन व्यक्ति की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। और 8 बोलता है कि जो विदेशों में रह रहे हैं भारतीयों की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। और हमारा 8 9 बोलता है जो स्वच्छता से भारत की नागरिकता त्याग करके विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। हमारा 10 बोलता है कि नागरिकता रहने के लिए कानून का अधिकार होना चाहिए। हमारा 11 बोलता है कि संसद को शक्ति है कि नया नया संविधान में के द्वारा संशोधन करके नागरिकता को मजबूत किया जा सके। ये चीजें हमने 1 से लेकर 11 तक देखा। अब हम देखेंगे भारत के फंडामेंटल राइट्स के बारे में, देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कैसे आया, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हम आगे वाले क्लास में देखेंगे। इससे पहले आपको समझना होगा मूल अधिकार, मूल और अधिकार। जो भाग 3 बोलता है मूल अधिकार, अधिकार क्या होता है, राइट्स क्या होता है। राइट्स का शब्द का अर्थ होता है हक जमाना और हमारा दावा करना। दावा करना के मतलब आपका, मान लीजिए ये आपका पेन है, आपका ये पेन है, अब इस पेन को मैंने ले लिया, मैं राज्य सरकार हूं, अब ये आपका पेन है, आपका हक है, इस पे दावा कर सकते हो कोर्ट में जाके, या किसी के द्वारा दावा कर सकते हो कि ये पेन मेरा है, अब आपका पेन है, इसे लेने के अधिकार रखते हो। राइट्स ये बोलता है कि हम दावा कर सकते हैं जो हमारा अधिकार है। अधिकार की चीज है। अधिकार आया कैसे, तो अधिकार जानने से पहले हम आपको हिस्ट्री के पहले घुमाना चाहेंगे। हिस्ट्री क्या बोलती है हमें कि जब मानव सभ्यता के रूप में कन्वर्ट हो रहा था, तो मानव कहीं ना कहीं विकास की तरफ भी गति कर रहा था, सभ्यता भी विकास की तरफ जा रही थी।
जहाँ विकास के सभ्यता धीमे धीमे करके चेंज होते हुए वो क्या की एक एम्पायर के रूप में देखने को मिला था। अब मानव भी आज धीमे धीमे प्रक्रिया के द्वारा विकसित होने लगा। सभ्यता को अगर मानव बिना सभ्यता का रह रहा था तो अपने बच्चों, अपने घर, अपने पत्नी का जीवन और रक्षा के लिए स्वयं की जिम्मेदारी होती थी। वो सभ्यता में किले में बंद हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सभ्यता का मुखिया के द्वारा लिया जाता था और राज्य के द्वारा लिया जाता था। और वो राज्य से यदि वो राज, ध्यान से सुनिए आप, अधिकार क्या है? मान लीजिए सभ्यता, सभ्यता में आपको ये हाउस, ये हाउस, ये हाउस, ये हाउस, ये हाउस, ये हाउस, यहाँ पे क्या है, एक हमारा क्या है, मुखिया है। मुखिया क्या करता है, इस राज्य की सीमा में बाहरी आक्रमण जो होने वाली है उससे क्या करता है, रक्षा करता है। किन्हें? इन हाउसों को, रहने वाले सभ्यता के मेंबर्स को। अब पहले क्या होता था कि स्वयं से करता था, इससे जीवन जीने की स्वतंत्रता देने की बात करता है सभ्यता। और क्या बोलता है हमारा, कि बोलता है क्या, जो अधिकार है हमारा, ये अधिकार कौन देता है, हमारा मुखिया देता है, सभ्यता का मुखिया। क्या बोला सकता है ये चीजें, ये बोलता है क्या कि सभ्यता में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को ये अधिकार होगा कि वो अपनी सुरक्षा हमारे द्वारा किया जाएगा। ये चीज अधिकार है। अधिकार को हम किसी से दावा कर सकते हैं। अधिकार क्या होती है, एक हमारी प्राकृतिक अधिकार हो सकती है, एक कानूनी अधिकार के रूप में हम देखने को मिलते हैं। ये चीज देखिए, तो बोलता है क्या है अधिकार। अधिकार को हम इंग्लिश से बोलते हैं राइट्स। राइट्स क्या है, तो देखने को मिलता है कि व्हाट, किसे कहते हैं अधिकार, किसी मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ मूल सुविधाओं की आवश्यकता होती है जो समाज या राज्य कानून द्वारा प्राप्त होती है। बोला जाता है कि किसी मनुष्य, हमें और आपको अपना जीवन यापन करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। मूलभूत आवश्यकता मतलब खाना, पानी, रहना, सोना, ये चीज की मूलभूत की आवश्यकता होती है। इलाज की आवश्यकता होती है, रक्षा की आवश्यकता होती है, जो समाज और क्या करता है, राज्य करता है। जैसे हमने बोला कि सभ्यता किस तरह करती है ये चीजें। अब बोलता है कि सभ्यता, जैसे अधिकार बोल रहा है, सभ्यता का मतलब होता है, हमने कहा दावा करना, हक जमाना। किसी पे आपका अधिकार है, किसी पर अधिकार बन चुका है, जैसे फंडामेंटल राइट्स। हर मानव के, भारतीय के प्रत्येक नागरिकों का अधिकार है कि हम किसी सरकार से लड़ सकते हैं या ब्यूरोक्रेसी से लड़ सकते हैं। ये चीजें। टाइप ऑफ अधिकार कितने तरह की होती है, देखिए, ये होती है प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स से होती है हमारा, नैतिक अधिकार होती है हमारा, और हमारा क्या होती है, कानूनी अधिकार होती है। क्या होती है, कानूनी अधिकार होती है। ये चीज देखिए, हम देखते हैं प्राकृतिक अधिकार जिसे नेचुरल राइट्स बोलते हैं। नेचुरल राइट्स क्या होता है, जो राज्य से पूर्व विद्यमान होते हैं। यदि राज्य नहीं बना है, उससे पूर्व क्या थे, कुछ ऐसे चीज थे जो राइट्स ऑटोमेटिक विद्यमान थे। जैसे हमें बोला गया जीवन जीना, स्वतंत्रता, संपत्ति, राज। यदि आप किसी राज्य में रह रहे हो, जैसे महाराष्ट्र में रह रहे हो, महाराष्ट्र अगर राज्य नहीं बना था तो उससे पहले रहने वाले लोगों को जीवन यापन कर रहे थे सभ्यता के द्वारा, तो सभ्यतावासी ही उससे क्या करते थे, वहां का मुखिया क्या है कि उसकी रक्षा की बात करता था। तो ऐसी चीज नेचुरल से जो प्राप्त हो, जीवन जीना, रहना, खाना, उसी को हम प्राकृति बोलते हैं। ये चीजें। और क्या है, नैतिक अधिकार, जैसे मोरल राइट्स बोला जाता है। मोरल राइट्स में क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे अधिकार को पहचानना, कौन चीज शुभ होगी, कौन शुभ अशुभ होगी, इसका अंतर पहचान करके जानना और उसका गलत यूज नहीं हो जाना, इसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। जैसे हम बोले कि कोई भी, मैंने कोई अगर जियोग्राफी की मैंने बुक लिखा, राइटिंग किया, यदि उस कॉपी को आकार को सेम आकार दूसरा कोई टीचर दे देता है, तो मैं दावा कर सकता हूँ, मोरल राइट्स के द्वारा दावा कर सकता हूँ कि उन्होंने हमारी कॉपी चोरी कर ली है। उसी को बोलते हैं कॉपीराइट। इसलिए बोलते हैं नैतिक अधिकार का ज्ञान होना चाहिए हमें। देख रहा अधिकार किस तरह होती है, तीन होती है। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, कानूनी अधिकार है हमारा, एक्चुअली में कानूनी अधिकार है ये चीजें। कानूनी अधिकार जो राज्य की मान्यता क्या होती है, लीगल राइट्स क्या होती है, कानूनी अधिकार जो राज्य की मान्यता प्राप्त होती है और राज्य का लागू या परिवर्तन कर सकता है। हमें बोलते हैं कानूनी अधिकार क्या होती है, राज्य द्वारा दी जाती है। मतलब आपको राज्य के लिए, आप महाराष्ट्र सरकार रह रहे होंगे, यदि आप गुजरात सरकार है तो गुजरात सरकार द्वारा कोई कानून बनाई जाती है और उसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो उस तरह के कानून को हम
क्या बोलते हैं, लीगल कानून बोलते हैं, या संसद पार्लियामेंट द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, इस तरह के कानून को हम क्या बोले जाते हैं। यहाँ राज्य का तत्व है कि कोई क्षेत्र हो सकता है या भारत हो सकता है, किसी देश की बात कर रहा है। राज्य का तत्व यही नहीं है कि कोई स्टेट की बात बोल रहा है। ये चीजें कोई सीमा है जिसके अंतर्गत बंद हो। तो जैसे संसद द्वारा अगर कोई भी कानून पास करके किसी के लिए बनाया जाता है तो उस तरह के कानून को हम क्या बोलते हैं, कानूनी अधिकार बोलते हैं। कानूनी अधिकार भी चार तरह का होता है। जैसे मौलिक अधिकार बोलते हैं, देखिए मौलिक अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, आपको राइट्स बोलते हैं, और हमारा सामाजिक अधिकार बोलते हैं, जैसे सोशल राइट्स बोलते हैं, राजनीतिक अधिकार बोलते हैं, आर्थिक अधिकार बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होती है। फंडामेंटल राइट्स होता है, बोला जाता है अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता वाली अधिकारों को हम क्या किस में रखा जाता है, फंडामेंटल राइट्स में रखा जाता है, जो बहुत आवश्यकता है। जैसे जीवन जीना, रहना, उसका हरण नहीं करना, उसकी रक्षा करने का अधिकार किस में रखा जाता है, फंडामेंटल राइट्स में रखा जाता है। अब बोला सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार में हम क्या देखते हैं, सोशल सोशल सामाजिक में क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि असमानता ना फैले। उसमें क्या देखते हैं हम, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पानी और सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, सामाजिक में देखते हैं। राजनीतिक हमें का अधिकार देखते हैं, आपका राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, सामाजिक अधिकार होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, आर्थिक अधिकार होना चाहिए। ये हमें प्रियम्बल में देखने को मिलती है, आज भी देखने को मिलता है। आज राजनीतिक अधिकार में क्या होता है, वोट देने का अधिकार और वोट में भाग लेने का अधिकार, इसका बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आर्थिक अधिकार में देखने को मिलता है रोजगार, संपत्ति, आय, भोजन और कपड़ा और आवास और चिकित्सा, हमारा ये अधिकार देखने को मिलती है। हमने देखा कितने तरह का अधिकार देखा हमने मुख्य रूप से कानूनी अधिकार, लीगल अधिकार। देयर इज ए 4 टाइप इज द लीगल राइट्स हमारे पास देखने को मिला। एक फंडामेंटल राइट्स, एक हमारा सोशल राइट्स हमें देखने को मिलता, पॉलिटिकल राइट्स देखने को मिलती और इकोनॉमिक राइट्स देखने को मिलती। ये चीजें हमें 4 राइट्स देखने को मिला। आगे देरी नहीं करते हुए चलते हैं। अब बोलते हैं कि ये अधिकार क्या, अधिकार आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अधिकार क्या है, जो चीज आप का है, आप उसे हक जमाना चाहते हैं, वो उसे मांगना चाहते हैं, उसे कानूनी के द्वारा मिल सकता है, प्राकृतिक द्वारा मिल सकता है, नैतिक द्वारा मिल सकता है। अधिकार क्या है, जो चीज आपकी है उससे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे अपना कानूनी अधिकार द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उस चीज को प्राप्त हो जाती है, उस चीज को हम अधिकार बोलते हैं। जब राज्य सरकार उसे दे देती है कानूनी अधिकार, तो उसे अधिकार बोलते हैं। ये चीजें चलते हैं आगे। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार, अधिकार का तत्व समझ गए कि हक जमाना, किसी चीज पर हक जमाना कि ये चीज मेरा है, किसी चीज पर हक जमाना। लेकिन मूल का क्या है अर्थ है, मौलिक अधिकार को मूल्य भी बोला जाता है। ध्यान से देखिए, मूल और मौलिक, मौलिक और दो चीज बोला जाता है, दोनों का अर्थ है। मूल का मतलब मूलभूत आवश्यकता है, जो बहुत अति आवश्यकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मूलभूत आवश्यकता और मूलभूत अधिकार बोलते हैं। जो हमें बहुत ज्यादा दावा कर सकते हैं कि हमारा जीवन जीने के लिए, हमें भ्रमण करने के लिए, हमें व्यापार करने का अधिकार है, हमारी संपत्ति को रक्षा करने का अधिकार है, देश का अधिकार है, देश राज का अधिकार है कि हमारे संपत्ति की रक्षा करे, हमारे घर को आक्रमण से बचाए। ये अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार। तो ऐसे अधिकार को मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। मूल का अर्थ होता है आधारभूत आवश्यकता एवं वास्तविक आवश्यकताओं को बोला जाता है। और देखो FR जिसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स बोलता है, वे बुनियादी और आवश्यक अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को दिया जाता है ताकि राज्य हस्तक्षेप न कर सके एवं व्यक्ति नैतिक और भौतिक विकास कर सके। बोला जाता है कि मूल अधिकार क्यों दिया गया हमें, मूल अधिकार संविधान द्वारा दिया जाता नागरिकों को, जिससे राज्य क्या करे, उस पर शोषण ना कर सके, और क्या करे, राज्य जो व्यक्ति होगा नैतिक और भौतिक रूप से विकास कर सके। ये चीजें, यदि मूल अधिकार किसी देश में नहीं रहेगा तो उसका शोषण बहुत ज्यादा होगा। जैसे उत्तर कोरिया में देखने को मिलता है, आपको चाइना में देखने को मिलता है, लोगों का बहुत ज्यादा हमारा मूल अधिकार कम होने की वजह से, जहां उत्तर कोरिया में देखने को मिलेगा किंग जॉन के द्वारा देखने को मिलती है, क्या है कि उसका तानाशाह देखने को मिलता है, उसके द्वारा बहुत सारी चीजें कि बाहरी न्यूज उन्हें उसे नहीं मिलती है, और बाहरी न्यूज नहीं मिलती, जैसे विदेश वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल क्या चल रही है, उसे इंटरनेशनल कितनी ताकत है, कौन कितना मिसाइल रखा है, न्यूक्लियर बम कितना रखा है,
पाकिस्तान और भारत में क्या चल रहा है, ये चीज़ की जानकारी वहाँ के नागरिकों को नहीं होती है। इतना तक हो सकता है कि वहाँ की जो किंग जोन है कि उत्तर कोरिया का, आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलती है कि उसके हेयर की स्टाइल किंग जोन ही तय करता है। ये चीज़ है कि इतने हेयर स्टाइल 15-16 तरीके का हेयर स्टाइल ही वहाँ के नागरिक कटा सकते हैं। ये चीज़ें वो बोला जाता है उत्तर कोरिया का शेविंग करके रखना है, नहीं तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। ये तानाशाही होती है। यदि तानाशाह से दबना है तो मूल अधिकार देना आवश्यक होगी। मूल अधिकार के बाद ही क्या होती है, राज का तानाशाही समाप्त हो जाता है। राज क्या करती है, तानाशाह नहीं हो जाती। अभी वर्तमान में मूल अधिकार ना होता तो भारत सरकार कुछ भी दावा कर सकती थी, क्या कोई भी कानून लाया कि आपको घर खत्म कर सकती थी, घर को समाप्त कर सकती थी, आपके घर को आपके घर से जेल में आपको उठा के ले जा सकती थी, अब दिन दहाड़े आपको मार के चली जाती, कोई भी कोई पुलिस आता, कोई भी आपको इनकाउंटर करके चले जाता। ये चीज वो आगे देखिए, हम देखते हैं इसमें परिभाषा दी है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या बोलते हैं, B.R. अम्बेडकर क्या बोलते हैं, देखिए B.R. अम्बेडकर बोलते हैं मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के लिए एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का आधारशिला है। बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए जो जीवन है, सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए एक हमारा आधारभूत शिला है, उन्होंने बोला। और क्या बोला जाता है, हमें मूल अधिकार देखने के लिए कैसे मिला, मूल अधिकार के रूप में हमें देखने को मिल जाता है कि मूल अधिकार की समिति के अध्यक्ष में अब माना जाता है किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। और मौलिक अधिकार के जनक के रूप में जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको देखने को 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा का गठन, फर्स्ट गठन हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद को चुना जाता है, उस समय निर्णय लिया जाता है कि हमारे संविधान को बनाने के लिए अलग अलग समिति निर्माण करना चाहिए। अलग अलग समिति का निर्माण करने के लिए उसमें से हमें लगभग 6 से 7 समितियां थी। इसमें से एक समिति था मौलिक अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष थे हमारे, आपको देखने मिलेगा ये कि सरदार पटेल के रूप में देखने मिलेगी। और उसमें उप समिति थी, मौलिक अधिकार की उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष के रूप में देखा जाता है, जिसमें 12 सदस्य, जिसमें जेके, जिसमें बोला जाता है मौलिक अधिकार उप समिति के 12 सदस्य JB कृपलानी थे। कौन था, JB कृपलानी थे। ये चीजें ध्यान देखिए, ये चीजें। अब देखिए मूल अधिकार क्यों आने की आवश्यकता पड़ी, अब ध्यान से देखिए ये मूल अधिकार आया कैसे। बोला जाता 9 दिसंबर 1946 में क्या होता है, समिति बनती है। किसकी समिति बनती है, मौलिक अधिकार समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और ये क्या होती है, 29 अगस्त 1947 में ये प्रारूप समिति को सौंप दिया जाता है। बनाई हुई एक सूची रहती है कि यहाँ के नागरिकों की आवश्यकता है, सरदार पटेल द्वारा किसे, डॉक्टर अंबेडकर को सौंप दी जाती है कि यह इस पे विचार करे, विचार करके इसे और परिवर्तन करे। इसलिए बोला था मौलिक अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार को आकार देने का, बड़ा आकार देने का कार्य किसने किया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। बहुत बड़ी भूमिका रही दोनों लोग की इस चीज की। मूल अधिकार का महत्व क्या है, साइनिफिकेशन राइट्स क्या होती है, व्यक्ति के नैतिक विकास के मार्ग प्रशस्त करना और व्यक्ति में अपने परिवेश में प्रति जागरूकता पैदा करना, मनुष्य को सामाजिक हित के लिए प्रति अनुकूल परिवर्तन करना, व्यक्ति और राज्य के महत्व सकारात्मक संबंध स्थापित करना। क्या होता है मूल अधिकार का महत्व, क्या दोनों मूल अधिकार का राज और क्या नागरिकों के बीच में क्या एक कड़ी बनाना, जिससे जोड़ने का कार्य करे। ये चीज हमने देख लिया। मूल अधिकार क्या, मूल अधिकार क्या है हमारा, कि संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है जिससे राज्य शोषण ना कर सके। ये चीज है हमारा, ये चीज। आप देखिए विभिन्न संदर्भ में क्या क्या बात की गई है। मूल अधिकार, मूल अधिकार को आप बोला गया किस किस बात में की गई है, क्योंकि मूल अधिकार हमारा भारतीय संविधान भाग 3 से अनुच्छेद आपको 12 से लेकर 35 के बीच में अंतर्गत दिया गया है, अर्जित किया गया है। या देखिए संज्ञा क्या बोला, इसे मैग्ना कार्टा बोला गया। भारतीय मूल अधिकार को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा और न्यायोचित बोला गया। ध्यान दीजिएगा, ये चीज भूलिएगा नहीं। बहुत सारे UPSC, PSC, SSC, CGL सब में पूछता है कि भारतीय मूल अधिकार कैसा है,
तो क्या है, इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है, न्यायोचित है, ठीक ना। ये चीजें आप देखिए। और फंडामेंटल राइट्स कैसा है, वाद योग है। कैसा है, वाद योग, मतलब वाद योग का तात्पर्य है कि न्यायालय में से अर्जित किया जा सकता है, याचिका डाली जा सकती है, ठीक ना। ये चीजें अवाद योग मतलब न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, लचीला होती है, दो कैसा कोई भी चीज हम देखेंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, हम 22 तक भाग देखेंगे। तो 4 तत्वों को याद रखिए, उसमें संशोधन भाग को कैसे किया जा सकता है। जैसे भाग 1 को हम लचीला है, हमसे उसे आराम से संसद उसे परिवर्तित कर सकती है। लेकिन भाग 3 क्या है, संसद उसे परिवर्तित नहीं कर सकती है, बहुत ज्यादा कठिन होती है, कठोर है। और क्या है, ये वाद योग है। वाद योग का तात्पर्य है, एक बार यूपीएससी पूछा था आपको कि वाद योग कैसा है, हमारा फंडामेंटल राइट्स कैसा है, तो वाद योग अवाद योग कि लचीला है, कठोर है। तो आप बताओगे कि वाद योग ऐसे कठोर भी है। ये चीज ध्यान ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत डिफिकल्ट होती है। ये चीज ध्यान से देखिए। और इसे निलंबित, सस्पेंड कौन कर सकता है, सस्पेंड करने की ताकत राष्ट्रपति है, सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड कब करता है राष्ट्रपति, अब बोले फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक जो दिया है उसे सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए उसे क्या रोक देना, ये चीजें हो सकता है। निलंबित कर देना कुछ समय के लिए। निलंबित कब कर सकता है, जब राष्ट्रपति शासन चल रहा हो या आपातकालीन चल रहा हो। अनुच्छेद 352 के तहत क्या करता है कि आपातकालीन स्थिति चलती है तब, और 356 के तहत चलती है क्या, हमारा अब शासन चलता है, राष्ट्रपति शासन चलने लगती है किसी राज्य में तो होती है। इस के लिए बात करती है। प्रतिबंध कौन लगा सकता है, रोक लगा सकता है, संसद द्वारा रख सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए, अखंडता को देखते हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये नहीं कि आपको फंडामेंटल राइट से घूमने का, भ्रमण करने का, सोने का, रहने का, भाषण देने का, बोलने का, सब है चीज के लिए। आपको नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं रहता कि आप उस पे हर जगह ये चीज अपना सकते हो। कुछ चीज भारत की अखंडता बनाए रखने की, सुरक्षा बनाने के लिए इसे रोका जा सकता है, जैसे संसद है। जैसे हमें बोलोगे बॉर्डर सीमा, बॉर्डर पे जैसे भारतीय बॉर्डर पे क्या है कि आम जनता वहां पे भ्रमण नहीं कर सकती, घूम नहीं सकती, ये चीज नहीं कर सकती। इससे कौन रोक सकता है, संसद रोक सकता है। रक्षा कौन करता है फंडामेंटल राइट्स को, यदि आपको 12 से लेकर 35 के बीच में किसी के आपको हस्तक्षेप करता है, यदि राज्य सरकार उसे मान्य से या भारत सरकार मान्य से इनकार करती है, तो वो याचिका कहाँ जाएगा, उसे कौन देखेगा, कौन डांटेगा। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट जिसे बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हमें देखने को मिलती है, हाई कोर्ट देखने को मिलती है उच्च न्यायालय के लिए। ये चीजें हमें फंडामेंटल राइट्स असल में एक्चुअली देखने के लिए मिली क्या, कहाँ से देखने को मिली, तो नेहरू जी ने फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले 1928 में प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया उन्होंने, कौन किया, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया, मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। उन्होंने क्या किया, 1928 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के रूप में प्रस्तुत किया। क्या क्या प्रस्तुत किया, ये चीज का मौलिक अधिकार का, जिसमें नागरिकों के अधिकार की रक्षा की बात करता है, और हमारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और समुदाय की अधिकारों की रक्षा की बात करता है। जो अल्पीकरण संख्या में रहने वाले थे, जैसे ईसाई, सिख, पारसी और मुस्लिम लोगों की रक्षा की बात करता है। लेकिन इस पे क्या किया, आपको इस पे अस्वीकार किया गया। बाद में आपको कि किसके रूप में प्रस्तुत किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में किया, जब संविधान लागू हो गया। और उसे प्रारूप रूप से आकार देने का कार्य किसने किया, आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर के रूप में देखने को मिलती है। अब इसे हमने देखा था मैग्ना कार्टा। आपको डाउट होगा मैग्ना कार्टा, या देखिए कि भारतीय, आपको ध्यान से देखिए, मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है, इसे ध्यान दीजिए। मैग्ना कार्टा इसे बोला जाता है, मैग्ना कार्टा का अर्थ है हमारा, ध्यान से देखिए, कि इसे बोलते हैं पत्र, चार्टर पत्र बोला जाता है। चार्टर, जिस तरह चार्टर अधिनियम हमने पढ़ाया था उसी चार्टर पत्र था। चार्टर पत्र क्या मैग्ना कार्टा बोला गया, अलग अलग शब्दों को दिया गया। ये कि इंग्लैंड का राजा था जिसका नाम था हमारा किंग जॉन। किंग जॉन ने क्या किया, किंग जॉन ने क्या किया, हमारा इंग्लैंड का राजा था, 1512 की बात करता है। कब बात करता है, 1512 की बात करता है। उसने बोलता है क्या, कि बोलता है कि उन्होंने पहली बार लिखित नागरिकों के लिए अधिकार पत्र बनाया था, जिसे हमने बोला, उसने बोला मैग्ना कार्टा बोला। 1789 में फ्रांस ने इसे अपनाया था।
क्या किया था, इसे फ्रांस ने अपनाया था। फंडामेंटल राइट्स को किसने अपनाया था, बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को लिखित रूप से अधिकार देने का कार्य किया। 12 आपको देखने को मिला, 1215 में देखने को मिल जाती है आपको, तो 1215 में देखने इंग्लैंड में देखने को मिल जाती है ये चीजें। जस्टिफाइड, इसे जस्टिफाइड क्यों बोला जाता है, न्यायोचित क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे न्यायालय में ला जाया जा सकता है। आपको देखो डीपीएसपी को देखोगे, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के बारे में देखोगे, जब आगे पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, न्यायालय में इसे नहीं ले जाया जा सकता है। ये चीजें ध्यान से देखिए। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको देख लीजिए उपखंड, देखिए अब इसमें संवैधानिक देखिए उपखंड कहाँ दिए गए। अब बोला जाता है भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया। यह अमेरिका से फंडामेंटल राइट से प्रेरणा लिया गया है इसे, और जो अमेरिका 1791 में फंडामेंटल राइट्स को अपनाया था। ये चीजें ध्यान देखिए। हमारा अब देखने को मिलता है कि हमें भारतीय संविधान में भाग 3 में देखने को मिलती है फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है, और आर्टिकल हमें 12 से लेकर 35 के रूप में देखने मिलता है। और हमें देखने की मिलती है क्या, 12 से रूप में हमें 12 से 25 तक रूप में देखने मिलती है। और हमें देखने मिलता है कि यह प्रेरणा, इसकी शिखर, इसके रूप कहाँ ले गए हैं, तो हमें आपको यूएसए से लिया गया और अमेरिका से लिया गया है। ये चीज देखने को मिलता है अमेरिका से। अब देखने को मिलता है कि हमारे भारतीय संविधान जो 22 भाग है, अलग अलग देश को देखने के बाद 160 देशों की अवलोकन करने के बाद उसके रूप में हमारे संविधान को अपनाया गया, उससे संशोधित किया गया, परिवर्तन किया गया, अवलोकन किया गया। ये चीज देखिए। उसी तरह अमेरिका से लिया गया, इसकी प्रेरणा ली गई कि अमेरिका में जैसे फंडामेंटल राइट्स, उस तरह फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। ये चीज करके हमारे पास भी होना चाहिए। ये चीज दुनिया का सबसे बेहतरीन फंडामेंटल राइट्स है हिंदुस्तान की, आपको मालूम होना चाहिए। संविधान वेताओं ने इतना बेहतरीन ना एक संविधान का निर्माण किया कि आज के संविधान वेताओं को सोचना पड़ जा रहा है कि इतना संविधान कैसे बेहतरीन लिखा जा सकता है। ये चीजें आगे देखिए। मूल अधिकार का वर्गीकरण देखिए। मूल अधिकार जो हमारा आपको भाग 3 है, जो 12 से लेके 35 को है, उसे अलग अलग भागों में बांट दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया, चैप्टर में बांट दिया गया, क्योंकि चैप्टर अलग अलग चैप्टर की अलग अलग चीज को पढ़ने की बात कर दिया गया। बोला गया है कि लगभग बोला जाता है कि 6 चैप्टरों में बांट गया है। कौन सा 6 चैप्टर है, आपको देखने को मिलता है। समानता के अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद बोलता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक की बात करता है, 14 से लेकर 18 तक बाद अनुच्छेद बात करता है। हमारे स्वतंत्रता का अधिकार बात करता है, जो हमारे 19 से लेकर 22 तक बात करता है। हमारे शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करता है, जो 23 से लेकर हमारे 24 की बात करता है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, जो 25 से लेकर 28 तक बात करता है। और संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात करता है, हमारा 29 से 30 की बात करता है। और हमारा संपत्ति के अधिकार की बात करता है, जो 31 की बात करता है, याद ध्यान दीजिए। और जो संपत्ति का अधिकार आज हमें वर्तमान में देखने को मिलता है, समाप्त हो गया है। वो आगे हम जब पढ़ाएंगे इसके बारे में, जब वर्गीकरण, मूल अधिकार के वर्गीकरण के एक डिटेल पढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछेगा, ऑल एग्जाम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये चीज जानिए कि यह संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद इसे कहाँ ला दिया गया, कानूनी अधिकार 300 का के तहत इसे जोड़ दिया गया, आर्टिकल में जोड़ दिया गया। अब बोला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अनुच्छेद 32 के तहत किया गया। ये चीजें हम बोल रहे हैं। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिया है, 12 से लेकर 35 को लिख दिया, 6 चैप्टर में बांट दिया गया। पहला बोलता है कि समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 तक बात बोलता है। और बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर 22 तक बात करता है। और हमारा बोलता है, ये चीज ध्यान दीजिए कि हमारा समानता, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से लेकर 24 तक बात बोलता है। और संस्कृति और हमारे क्या बोलता है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार को बोलता है, 25 से लेकर 28 तक बोलता है। और हमारा क्या बोलता है, संपत्ति का अधिकार की बात बोलता है, जो हमारे 29 से लेकर 30 बोलता है। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार बोलता है, संपत्ति का अधिकार बोलता है, अनुच्छेद 31 बोलता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलता है, जो हमारा 32 बोलती है। ये चीजें फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत डिटेलिंग क्लास है, ऑल कंपटीशन में आपको पूछना तय है ये चीजें। जय हिंद।